स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी से एक दिन पहले, वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में जो तेजी का सिलसिला कल बजट से बना वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। एक बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने कल गैदर किया था फर्स्ट हाफ से, जो बजट के बाद थोड़ा और रफ्तार पकड़ा और आज वापस तेजी के साथ ही मार्केट्स पूरे दिन कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बीएससी के सभी सेक्टर्स हरे निशान में थे। मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी। 1-1.5% के आसपास की तेजी दोनों ही इंडिसेस के अंदर देखने को मिल रही थी। इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडिविजुअली अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो आज बैंकिंग का दिन था, तो बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, ये तीनों सेक्टर जोरदार तेजी में कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा आज फाइनेंस में खरीदारी थी, आईटी में सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के अंदर खरीदारी थी। नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स पे था। मिसाल के तौर पर जुबिलेंट फूड स्टॉक स्प्लिट आया, नंबर बेहतरीन नहीं, ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन हाँ स्टॉक्स पे वो SSSG ग्रोथ अनुमान से स्लाइटली नीचे आया और बाजार ने कुछ हद तक ये डिस्काउंट भी कर रखा था, तो उसके बाद रिएक्शन दिया नेगेटिव साइड पे। HDFC की अच्छे नंबर आए तो उसको बाजार ने पॉजिटिवली लिया। डाबर के लास्ट हाफ में नंबर आया तो शायद नंबर पे कल रिएक्शन आएगा। तो अलग अलग रिएक्शंस नंबर्स के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और अभी भी नंबर से सिलसिला जारी है। बजट का कुछ कुछ सेक्टर्स पे जो इम्पैक्ट आया है वहाँ कामकाज है। NBFC स्पेस उनमें से एक है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस तेज है। ऑब्वियसली बात है कि जो बड़ा 48,000 करोड़ रुपए का एक पुश है रूरल हाउसिंग के ऊपर, तो उनकी फाइनेंसिंग भी होगी और फाइनेंसिंग होगी तो NBFC से ही होगी, तो वो पूरा स्पेस तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। प्लस HDFC लिमिटेड के नंबर्स भी कुछ हद तक सपोर्टिव थे। जो बाकी स्कीम्स हैं, ड्रोन्स रिलेटेड, रूरल रिलेटेड, उन सब में भी आज मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्कीम, अलग अलग सेक्टर, सब सेक्टर्स जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे थे। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। कल भी हम बात नहीं कर पाए थे, तो आज उम्मीद है ज़्यादा ही सवाल होंगे। पहला सवाल, व्यू ऑन बाटा। अच्छा जी, नहीं बाटा कहाँ गया, हाँ बाटा। गोलवा साहब, दो तीन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा बाटा के केस में। एक तो डोमिनेंट प्लेयर है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर ओन करते हैं ये फुटवेयर स्पेस में, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से ये रिलैक्सो के साथ टाई अप में रहते हैं। रिलैक्सो का जो मार्केट शेयर है वो फुटवेयर में, स्पेशली स्लीपर्स में उनका मार्केट शेयर डोमिनेंट है, और ये फुटवेयर शूज़ में एंड बाकी स्पेस में डोमिनेंट है। कामकाज ठीक है, मल्टीनेशनल जाइंट है, इंडियन कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल जाइंट है, तो उस लिहाज से अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो बने रहिए। स्टेबल कंपनी है, बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, धीरे धीरे चलेगी, ग्रोथ पकड़े रहेगी, डिविडेंड देती रहेगी। पोर्टफोलियो के कोर हिस्से का शेयर बनने लायक भी है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप बाटा के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक 10% का डिस्काउंट वाउचर भी हर एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी तरफ एग्रेशन आपको दिखाई पड़ेगा रिलैक्सो में, एग्रेशन दिखाई पड़ेगा मिर्ज़ा में, जिनके स्टॉक ज़्यादा एग्रेसिवली चलते हैं, बट वो दोनों बहुत महंगे हैं, तो इस लिहाज से आप उन पर नज़र रखिए। लेकिन आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लीडर है तो इसमें तो आप बने ही रहेंगे। साथ साथ सेकंड बेस्ट लीडर रिलैक्सो होता है तो आप वो भी ले सकते हैं, तो इन दोनों के साथ आप चले जाइए अगर आप फुटवेयर में रहना चाहते हैं तो। बेस्ट मिड कैप एट करंट लेवल। सर बेस्ट तो कुछ नहीं होता, बेस्ट तो आप बता पाएंगे क्या बेस्ट होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, कुछ अच्छे मिड कैप्स में, मिड कैप आईटी कुछ सारे बेटर हैं। L&T टेक, L&T इन्फोटेक, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि ठीक हो गए, रीजनेबली ठीक हैं, इनको आप देख सकते हैं। नीचे के दाम पे मिल रहे हैं, आप इन्हें, इनके अंदर पोजीशंस को ले सकते हैं अगर आपका लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम फ्रेम है तो। इसके अलावा IB रियल, अगेन नंबर्स थोड़े से वीक जरूर थे इस क्वार्टर में, लेकिन ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। 12 तारीख को इनकी एक मीटिंग है, वो क्रूशल है, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, उसके लिहाज से नज़र रखेंगे। ये एक कंपनी है, इसको आप देख सकते हैं रियल स्टेट स्पेस में। अगर तेज़ी मान रहे हैं, बड़े हाउसिंग पुश आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डिमांड रहेगी, उस लिहाज से आप इसको देखिए। टाटा कॉम, अगेन मैं इसको फिर रिटरेट करूँगा, 1270 रुपये इसका ब्लॉक था, उसके आसपास ही जाता है और घूम जाता है, तो ये भी कुछ खोने लायक है नहीं, ऐड करने लायक पोजीशंस में आप इसे भी मान सकते हैं। क्रेडिबल कंपनीज़ में रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। दो चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बाजार इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है कि अब इस तेज़ी में आपको सिर्फ वैल्यू तलाशनी है। वैल्यू मतलब वो कंपनियां जिनका प्रोडक्ट है, वैल्यू मतलब वो कंपनियां जिनके पास कैश फ्लोज हैं। बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए, फैंसी बिजनेस, नए कारोबार, नई ग्रोथ, EVs, सब कुछ। ऐसा नहीं कि उन सेक्टर में भी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन उनमें वो कंपनियां जिनमें ग्रोथ और वैल्यू है उनके साथ रहिए। बाजार की जब फ्रॉथ छटेगी तो सब फ्रॉथ वाली कंपनियां हटेंगी और वैल्यू ही बचेगी।
तो वैल्यू वाली कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए और उनके साथ रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। जुबिलेंट फूड एक और मिड कैप है जो आज झटके में नीचे आ गया। अपोलो हॉस्पिटल एक मिड कैप है जो झटके में नीचे आया था। इस तरह की कंपनियों को आप साथ रहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडको खैतान, इनको झटके का इंतजार करिए और इनके साथ आप बने रहिए। ओके, इतनी तेज़ी से आ रहा है एस्ट्रल सर, हर घर जल के ऊपर, ये बात सही है मलिक साहब की, ये एस्ट्रल को बड़ा बेनिफिट होता है इसका। फिनोलेक्स को होगा, एस्ट्रल को होगा, इसके अलावा पाइप कंपनियों में शक्ति पंप, रोटो पंप्स, एक और पंप कंपनी है के, नहीं नाम भूल रहा हूँ, के से नाम, के एस बी पंप, ये कब पंप कंपनियाँ हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन कैच ये है कि एस्ट्रल ऑलरेडी बहुत महंगा है, मतलब इन सब में सबसे बेटर एस्ट्रल ही है, वेल पोजीशनड है, लेकिन थोड़ा महंगा है, लो लेवल से बहुत चला है, फेंडो का शेयर है। झटका दे दे कोई नीचे का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप ये तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पुश दे रहे हैं एडहेसिव्स के ऊपर, वो एडहेसिव वाले पार्ट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है। तो कंपनी तो अच्छी है, ग्रो भी अच्छा कर रही है, एक्सपैंड भी अच्छा कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात है बाजार की तेज़ी में बहुत महंगे महंगे हो गए शेयर, तो यही कभी नीचे मिलेंगे तो आप आराम से इनमें एंटर करिएगा। आप ऐसे समझिए कि जब 2010 में जुबिलेंट फूड का IPO आया था, तब उसका 35 से 38 का मल्टीपल था, वो उस समय के हिसाब से बहुत महंगा था। उस समय उसकी इक्विटी थी सिर्फ 17 करोड़ शेयरों की, वो इक्विटी नहीं 8 करोड़ शेयरों की, माफ़ कीजिएगा, वो 8 करोड़ शेयर बोनस के बाद 17 करोड़ बने, और 17 करोड़ शेयर अब स्प्लिट के बाद 65 करोड़ बनेंगे। और अभी भी ITC के एज वी स्पीक 1220 करोड़ शेयर हैं, वोडाफोन के 2880 करोड़ शेयर हैं, यस बैंक के 1700 करोड़ शेयर हैं, ONGC सेकेंड लार्जेस्ट शेयर ओन करती है, इवन रिलायंस की भी 677 करोड़ शेयर है, सबसे कम में आते हैं MRF। तो नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी इनके कम है, तो इक्विटी इतनी बड़ी नहीं हुई है इनकी अभी भी, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी। एस्ट्रल को भी इसी तरह से आप आंकिए, अगर आपको सही लगता है तो आप जा सकते हैं उसके अंदर। ओके, स्पेंसर एट 100, सुजॉय साहब, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मतलब 2-3 चीज़ें मेरे को बड़ी सही लगती हैं इस कंपनी में, 2-3 खराब भी हैं ऑब्वियसली। लॉस मेकिंग है पहली चीज़, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पार्ट है इसके लिए, लेकिन लॉस पिछले 5 क्वार्टर से लगातार गिर रहा है, सेल्स मेंटेन्ड है। स्पेंसर के स्टोर में मैं खुद भी गया हूँ, इनके जो गोदरेज के नेचर बास्केट स्टोर इन्होंने ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में, 42 के आसपास स्टोर्स हैं, वो अच्छे स्टोर हैं और ऐसी कोई ख़राब सिचुएशन में नहीं है। और स्पेंसर के बाकी जो अपने स्टोर भी बहुत अच्छे हैं। गोयनका ग्रुप की कंपनी है, 100 रुपये का दाम है, बहुत टूट चुका है हाई लेवल से, 140 के हाइस से वहाँ से टूट गया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी जो है वो है डी-मार्ट, जिसको बाजार 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप देता है, उसके पास 272 स्टोर हैं, इनके पास 240 स्टोर हैं। उतने अच्छे नहीं भी होंगे, उतने ओन्ड नहीं होंगे, उतनी सेल नहीं होगी, लेकिन फिर भी 1000 करोड़ की मार्केट कैप तो डिजर्व नहीं करता, 800 करोड़ की मार्केट कैप तो डिजर्व नहीं करता। गोयनका ग्रुप है, कोई छोटा ग्रुप वो भी नहीं है, तो बाजार ये वैल्यू नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक अगर आपका एपेटाइट ठीक ठाक है, रिस्की बेट आप लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी में ज़रूर रह सकते हैं। नीचे के दाम पे आप ऐड भी कर सकते हैं। इसके नंबर्स अवेटेड है 9 तारीख को, 8 तारीख को, उसको आप क्रूशियली वॉच करिएगा। ओके, फिलिप्स कार्बन, आप बने रहिए सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सतीश साहब, ये राजेश जी का बड़ा फेवरेट स्टॉक है, राजेश अग्रवाल हमारे कोलकाता वाले जो गेस्ट हैं, उनका बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है और उन्होंने इसमें कई बार तेज़ी की सराह दी, आप बने रहिए इसके अंदर। और लाइक वाइज TT के प्रेस्टीज के केस में थोड़ा महंगा है, मतलब चला बहुत है, ये स्प्लिट भी आया इसमें, स्प्लिट या बोनस को एडजस्टमेंट हुआ है, तो बेटर यही है कि आप फिलिप्स कार्बन पे फोकस करिए। TT के प्रेस्टीज अच्छी कंपनी है, नीचे मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है वो इंपॉर्टेंट है। आज सुबह एक इंटरव्यू भी इनकी मैनेजमेंट ने दिया था हमारे सहयोगी चैनल को, TV18 को, तो आप वहाँ से उसको रेफरेंस में ले सकते हैं, किस तरह की ग्रोथ कंपनी प्लान कर रही है TT के प्रेस्टीज के केस में, उसको देखिए समझिए, और फिलिप्स कार्बन को आप आउटराइटली भी एंटर कर सकते हैं। ओके, मदरसन एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर मैंने देखे नहीं है, कल नंबर आए थे शाम को, मैं जुबिलेंट इनग्रेविया के नंबर में फंस गया था इस चक्कर में, तो लेकिन आज रिएक्शन मैंने देखा नहीं आज कैसा आया नंबर्स के बाद, नंबर्स देख कर ही इस पर मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। रही बात दूसरे स्टॉक की जो आपने पूछा है, वो था आई थिंक मदरसन। हाँ, मदरसन थोड़ा महंगा है, वैल्यू वाइज बहुत महंगा है, ऑटो स्पेस में सबसे महंगा स्टॉक अगर कोई है तो वो मदरसन ही है। चला बहुत है, डेट है, ईज आउट कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मूड माहौल थोड़ा सा बेटर हो रहा है, सिचुएशन ठीक है, चिप शॉर्टेज ईज आउट हो रही है तो पिकअप पकड़ लेगा। मोमेंटम के लिए आप लेना चाहते हैं, बात अलग है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर ऑटो एंसिलरी में प्ले करना चाहते हैं, सेफेस्ट इज बॉश। सेफेस्ट क्यों है? क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो जाइंट है एंसिलरी में, और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह लिस्टेड है, इंडिया में, कहीं और लिस्टेड नहीं है। तो ग्लोबली कोई भी ऑपरेशंस में ग्रोथ आती है बॉश के, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में ही आएगा।
और डिविडेंड पेइंग मल्टीनेशनल जाइंट है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आई थिंक 28,000 के हाइज हैं और 21,000 का बायबैक कंपनी ने खुद किया हुआ है। तो उससे नीचे अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको ले लीजिए। बहुत पहले इस सिचुएशन में गलत हुआ था एक बारी सन फार्मा में, जब उन्होंने 900 रुपये का बायबैक किया था। ये बहुत कम लोग बात जानते हैं कि सन 2008-9 में सन फार्मा ने एक बारी बायबैक भी किया है और वो बायबैक 900 साढ़े 900 रुपये की रेंज में कहीं आया था। उसके बाद ये शेयर 400 रुपये तक चला गया और पड़ा रहा। लेकिन उस समय भी यही वक्तव्य था मेरा कि आप इसको लेके रखिए, अगर कंपनी रेडी है बायबैक करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इतने सालों बाद वो भाव आया, लेकिन आया क्योंकि बीच में वो रैनबैक्सी और बाकी इश्यूज़ भी आ गए थे। तो बायबैक के प्राइसेस को कंपनी यूजुअली मीट करती ही हैं क्योंकि उस भाव पे कंपनी खुद रेडी है माल लेने के लिए। और लाइकवाइज बॉश के केस में भी आप ये देख सकते हैं कि 68% शायद प्रमोटर होल्डिंग है, बड़ी प्रमोटर होल्डिंग है, जर्मन जाइंट है, ऑटो है, हब है। मतलब आप खुद इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने आप ही इंप्रेस हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। मदरसन थोड़ा महंगा है, शेयर महंगे की चक्कर में मत जाइए कि वो भाव महंगा है। भाव महंगा नहीं, वैल्यू महंगी है। भाव वैल्यू का अंतर समझिए, बहुत अंतर होता है दोनों में। भाव महंगा होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वैल्यू महंगा होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप इन दोनों को ज़रा ध्यान रखिए और उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। ओके, माई व्यू ऑन यस्टरडे बजट, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर मार्केट। सर मैं बहुत छोटा इंसान हूँ बजट पे कोई भी टिप्पणी करने के लिए, लेकिन अगर आप मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन पूछ रहे हैं तो मैं वैसे भी बहुत बुलिश हूँ इंडिया पे। इसलिए नहीं कि इंडिया में रहता हूँ, नहीं। आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले 6 साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो लगातार बढ़ रहा है और बहुत मासिवली बढ़ रहा है। 30% 35% की ग्रोथ दिखा रहा है उसमें। अगर इतना बड़ा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो आमतौर पर कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर तभी होता है जब प्राइवेट एक्सपेंडिचर उसको मैच करता है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना हो रहा है तो प्राइवेट भी इतना ही होगा। और वो एक्सपेंडिचर अगर इंडिया में हो रहा है तो पैसा कहीं तो लग रहा होगा, घर में, बिल्डिंग में, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जॉब जनरेशन में। वो सब कहाँ जाएगा? एंड ऑफ द डे कंजम्पशन पे आएगा। और इंडिया इज़ अ मासिव कंजम्पशन स्टोरी। 140 करोड़ की आबादी है, वो सब खाती है, वो कब कमाती है, उड़ाती है, जीती है। तो उस हिसाब से वो खर्चा करती है और उस हिसाब से हम ग्रो करते हैं। तो इस तरह की मासिव कंजम्पशन स्टोरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो इस कंजम्पशन स्टोरी को तो आपको हमेशा प्ले करना चाहिए। इस तरह की मार्केट में तो पैसा डालिए और भूल जाइए, अच्छा पैसा बन के देगा। आप उस हिसाब से सोचेंगे तो बात अलग है। लेकिन वैसे बजट में कुछ भी बुरा नहीं था, और बजट में अगर बुरा होगा भी तो एक साल इम्पैक्ट करेगा, अगले साल फिर बजट आ जाएगा, फिर आएगा। एंड गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इलेक्शन है गोइंग फॉरवर्ड। तो ऐसा कोई बड़ा कदम होना भी नहीं था। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। 1-2 साल खराब बजट हो सकते हैं, फिर बेटर हो जाएंगे, बेस लो हो जाएगा। तो लाइकवाइज बजट इज़ एन इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन वो 1-2 साल के लिए इम्पैक्ट करता है। मार्केट की स्टोरी लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ही है। झुनझुनवाला साहब का एक कल इंटरव्यू हुआ था, बहुत बढ़िया, आप वो सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ समझ में आएगा उससे। चलिए, इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। जाते थे एक सवाल अभी भी मेरे सामने आया कि बेस्ट केमिकल स्टॉक। सर मेरी नज़र में सो फार अभी एक ही केमिकल स्टॉक आ रहा है, वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। इसके नंबर मैंने कल ही पढ़े हैं, अच्छे नंबर है, ऐसे ख़राब नहीं है। मार्केट ने रिएक्शन भी ठीक ठाक दिया है। 740 रुपये का शेयर टूट के 600 रुपये 500 रुपये की रेंज में आ गया है। तो बहुत कुछ है दिमाग खोलने के लिए, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। आपसे अब कल एक्सपायरी के दिन मुलाकात होगी। बढ़िया स्टोरी है इंडिया में और बढ़िया स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल, आप उनको देख सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छी ग्रोथ वहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। नमस्कार।